नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा की वजह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहेगा। दोनों तरफ कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है रास्ता। तो ये भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि कांवड़ियों की भीड़ अब बढ़ने लगी है। ऐसे में दिल्ली देहरादून हाईवे को 2 अगस्त तक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कांवड़ियों के लिए अब ये रास्ता दोनों तरफ से आरक्षित रहेगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे को 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में अब कांवड़ियों के लिए हाईवे के दोनों तरफ का रास्ता आरक्षित रहेगा, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और जो दिल्ली देहरादून हाईवे उसको बंद किया गया है ताकि यहाँ पर कांवड़ यात्रा सुचारू चल सके, लेकिन ऐसे में आम लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है। तो कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, जो दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद किया गया है, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार है, तो डाक कांवड़ का जो चलन है वो अब शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी संख्या में जो है ट्रकों के माध्यम से जो है कांवड़िए लगातार हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषकर हरिद्वार से आने वाली कांवड़ियों में जो मेरठ है, यूपी है, हरियाणा है, ऐसे प्रदेशों से और ऐसे शहरों से जो है आने वाले कांवड़ियों की संख्या अधिक है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है दिल्ली देहरादून जो हाईवे है वो बंद कर दिया गया है। हाईवे के दोनों की तरफ जो पैदल मार्ग है वो कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी के साथ ही छोटे वाहनों से अनुरोध किया गया है कि आप हाईवे का यूज ना करके किसी अन्यत्र जो है मार्ग है उसका यूज करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े बड़े वाहनों में जो है डीजे लगते हैं और ऐसे में बड़े बड़े ट्रकों का चलन तेज रफ्तार से जो है हाईवे में होता है। उसी के मद्देनजर ये अनुरोध लगातार लोगों से किया जा रहा है कि आप मुख्य हाईवे का प्रयोग ना करके किसी अतिरिक्त हाईवे का जो है आप प्रयोग करें। इसी के साथ कहीं ना कहीं जो पैदल मार्ग है उस पर आवाजाही पूर्णतः जो है बंद कर दी गई है। 2 अगस्त तक जो है ये फैसला लागू रहेगा। उसके बाद आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हिमांशु की 2 अगस्त तक तो फैसला ले लिया गया है। उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि को यूं तो देवों का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ आपदाएं भी आती रहती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और बरसात के समय में तो खासकर यहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है, जिसे देखकर डर लगना भी लाजमी है। एक ऐसी ही तस्वीर नरेंद्र नगर से देखने को मिली है, जहां बारिश ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रहा भूस्खलन। इस बार टिहरी के नरेंद्र नगर में भूस्खलन। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही रुक रुक कर बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ में रहने वाले लोगों को हो रही है। ये अलग बात है कि राहत पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन के लोग मौके पर कुछ समय बाद ही पहुंच रहे हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करें। बूढ़ा केदार की बाल गंगा घाटी में दहशत। भूस्खलन की चपेट में आया तिनगढ़ गांव। पहाड़ी जनपद टिहरी जिले के घनसाली विकास खंड की बूढ़ा केदार घाटी में हुई भीषण बारिश क्षेत्र में कहर बनकर ऐसी टूटी कि इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गई और अब तिनगढ़ गांव के ऊपर खेत खलियान ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। भूस्खलन की ऐसे चपेट में आए कि गाँव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील हो गए। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करें।
तिनगढ़ गांव पर गिरा पहाड़ का मलबा। कई घरों में मलबा आने से भारी नुकसान। भूस्खलन से पहले एक गांव हो गया था खाली। भारी मलबे ने तिनगढ़ गांव का नक्शा और भूगोल खंडर में तब्दील कर दिया है। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली कराकर अन्य जगह शिफ्ट कर दिया है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ क्षति का आकलन करने और राहत बचाव कार्य में जुटा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह क्षेत्र में रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए। अच्छी बात ये रही कि भूस्खलन से पहले ही ग्रामीणों ने गांव खाली कर दिया था। में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन होते हो गया, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग उनका कहना है कि बिलोड़ी ने रोड काटी है जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में। पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता राशि। आवास के लिए 1,35,000 रुपए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए। जिलाधिकारी की तरफ से मृतकों के परिजनों को राहत राशि के रुपए में 4-4 लाख रुपए के चेक, क्षतिग्रस्त आवास को 1,35,000 के चेक देने के साथ ही डीएम ने मलबे में मारे गए मवेशियों की मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। तिनगढ़ गांव का विस्थापन करने सहित पैदल मार्ग, पेयजल व्यवस्थाओं को ठीक करने, क्षतिग्रस्त आवासीय मकान सहित तमाम तरह की हुई क्षतियों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके बारे में पिरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में उफान। बाढ़ सिर्फ टिहरी तक सीमित नहीं है। दरअसल राज्य के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में उफान है। शुक्रवार को बूढ़ा केदार में एक मकान भी बाढ़ से बह गया। घरों में रहने वाले ग्रामीणों ने किसी तरह रात को भागकर जान बचाई। विनय खाल जाखना मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा भी बाल गंगा के उफान में बह गया। चमोली से लेकर टिहरी तक इन दिनों भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर है। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, लिहाजा जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि पहाड़ों में कब पहाड़ धसक जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। शिक्षित होने के लिए स्कूल तो आना चाहते हैं, पर कहीं हादसे का शिकार न हो जाए। डर यही है कि कहीं स्कूल भवन न गिर जाए। ये डर है चक्राता के कालसी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को, जो 2-3 साल से जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है, पर जिम्मेदार शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, मेरी नॉलेज में ये मामला लाया नहीं गया है। अभी आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला। यही तो समस्या है मैडम। आप लोगों को किसी भी समस्या की जानकारी तब होती है जब मीडिया वाले कुछ बताते हैं, नहीं तो अगर मीडिया कर्मी आपसे सवाल न करे तो क्या फर्क पड़ता है कि क्षेत्रवासी कैसे जी रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं मिल रही है या नहीं, सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर भी रही हैं कि नहीं, कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर हाँ, तो अब तक आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? जबकि भवन देखने के बाद ये बताने की जरूरत नहीं है कि मामला आज का नहीं है। देखिए, मेरी नॉलेज में ये मामला लाया नहीं गया है। अभी आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला। और हमारी सरकार, हम सभी लोग स्कूलों को लेके बहुत सेंसिटिव है। अभी हम लोगों ने जिला योजना के भी बहुत सारे प्रस्ताव, उसमें हमने बहुत सारे स्कूलों की मरम्मत वगैरह का रखा है। शिक्षा विभाग के दावों पर फिर उठा सवाल। कालसी प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था होने का दावा तो करती है, लेकिन कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है कि सरकार के दावों पर सवाल उठने लगते हैं, जैसा कि देहरादून में चक्राता की कालसी प्राथमिक विद्यालय की आई है। स्कूल ऐसे हो रहा है, वो सारी बिल्डिंगें गिर रही है। अगर बच्चे बैठते हैं तो सिर पे डर है, परसों ऐसे होता, बच्चे बैठे हुए थे, एकदम सिर पे गिर गया, एकदम ऐसे चोट लग जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? कौन करे रखेगा ऐसे में? हमें यहाँ की बिल्डिंग 3 साल हो गए सर, बोलते तब दिखाया तब भी नहीं। अब क्या करें सर, हम स्कूल ही बंद कर देंगे, क्या लगेगा बच्चों में डर है बच्चों को लिए। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। हादसा हो गया तो क्या मंत्री देंगे जवाब? कहां खर्च हो रहा है करोड़ों का बजट?
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अक्सर मीडिया के सवालों पर कहते हैं कि पहाड़ के स्कूलों में तेजी से तस्वीर बदल रही है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है तो किसी स्कूल भवन की स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे उस भवन में बैठकर पढ़ाई कर सके। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो देहरादून के चक्राता विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर कालसी के प्राथमिक विद्यालय की है। ये मामला है कि 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमारा स्कूल बनने पे आ नहीं रहा। हम लोग रोज अधिकारी के पास जाते हैं कि हमारा स्कूल बनाए, लेकिन हर जगह देखते हैं ना हम लोग को अच्छा स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत खतरा है। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर हमें कितनी दिक्कत है सर लोगों को, यहाँ पे तो सर ये है कि क्या सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को, इसलिए हमें स्कूल बहुत जरूरी है सर। हमें 1958 में हुआ था स्कूल भवन का निर्माण, 2023 में गिर गया था छत का प्लास्टर। सरकार और अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हुआ ये विद्यालय जो कभी गुलजार हुआ करता था, बीते पिछले 2-3 साल से जर्जर हाल में। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि भवन में कोई बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। अभिभावक बच्चों को स्कूल में भेजने से भी डरते हैं क्योंकि न जाने किस वक्त स्कूल का भवन ही गिर जाए। धीरे धीरे बच्चों की संख्या अब 63 रह गई। साल 1958 में बनी इस बिल्डिंग की स्थिति विगत 3-4 सालों से जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी है। मैं गया था, वहाँ पे जीपीएस हरिपुर है और बगल में एक जूनियर स्कूल भी है और प्राथमिक भी है। तो जूनियर स्कूल की जो छत है उसका जो प्लास्टर गिर रहा था तो उसके बारे में ये बात हुई है कि विद्यालय जो है अपने एसएमसी के माध्यम से और एक एस्टीमेट आपदा के तहत भिजवाएंगे और हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। और प्राथमिक विद्यालय क्योंकि वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है और ज़्यादा दिक्कत है तो उसको फिलहाल बच्चों को वहाँ से कुछ दिन बरसात में दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई है। शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा, बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं अभिभावक। 2023 के मॉनसून सीजन में भी स्कूल की छत से भारी मलबा गिर गया, लेकिन शिक्षकों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। उस समय भी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था और मामला चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के संज्ञान में भी लाया गया था। उस दौरान विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी स्कूल का निरीक्षण किया, लेकिन इसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो ये आई थी कि यदि कोई नज़दीक सरकारी संपत्ति है तो वहाँ पे संचालित किया जाए। अगर सरकारी संपत्ति नज़दीक में नहीं है और छोटे बच्चों को दिक्कत होती है तो नज़दीक में कोई आवास ऐसा जिसका कोई नज़दीक घर हो, 2-3 कमरे हो, उसको किराए पे लेने की भी बात हुई है। तो हमने एक घर भी देखा है, उसके मकान मालिक से बात चल रही है। अगर उसके मकान मालिक से बात में सहमति बन जाती है तो संभवतः वो स्कूल से जुड़ा हुआ ही घर है, वहाँ संचालित करेंगे। अब बच्चों को शिफ्ट करने की हो रही चर्चा, सवाल सालों बाद भी क्यों नहीं बदली तस्वीर। शिक्षा को सुधारने के बड़े बड़े दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से छत से मलबा गिरने की घटना सामने आने पर तहसील प्रशासन बच्चों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर पढ़ाने की व्यवस्था करने पर जोर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सरकार इस जर्जर हालत बिल्डिंग को क्यों नहीं बनवा पा रही है। हाँ, विभाग का भी फिलहाल तो ये कहना है कि उसमें शायद कुछ पैसा स्वीकृत होने वाली बात भी है, लेकिन वो पैसा अगर स्वीकृत हो भी जाता है तो उसमें बिल्डिंग तैयार होने में भी टाइम लगेगा, 1 साल तो लगेगा ये कम से कम। तब तक के लिए जो तात्कालिक जो व्यवस्था है फिलहाल तो इस बरसात में जो बच्चों की जो सुरक्षा का मैटर है उसको सॉल्व करना है और उसकी ही प्रयास किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान को मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर इस विद्यालय का निरीक्षण कर जल्द ही स्कूल भवन को बनवाने का आश्वासन दिया है और नौनिहालों को अन्य जगह शिफ्ट करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें जब आपने मुझे बताया, मैं अभी क्षेत्र में ही हूँ, मैं थोड़ा वहाँ पे देख भी लूँगी और जो यहाँ पे अभिभावक शिक्षा समिति भी बनी हुई है, जो वहाँ के प्रधानाचार्य, उनसे मैं विनती करूँगी मुझे इस बारे में लिखित दे दें। और जैसा आपने ही मुझे बताया कि इसका एस्टिमेट वगैरह गया हुआ है तो हम लोग शासन में इसकी पैरवी निश्चित रूप से करेंगे। चक्राता में हरिपुर कालसी के प्राथमिक विद्यालय का भवन सालों पुराना है। पिछले साल यानी 2023 में खबर मीडिया की सुर्खी बनी थी, तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब 2024 में भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भवन बनाने की बात तो कह रही है, लेकिन कहना है और उसे पूरा करना दोनों अलग अलग बातें। हॉर्नबिल टीवी के लिए चक्राता के कालसी से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र कराने के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारी शुरू कर दी गई है। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक तारीख तय नहीं की है। कैबिनेट ने सत्र का समय और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा सचिवालय हमेशा तैयार है, हमारी पूरी तरीके से तैयारियां हैं और जो भी तारीख सरकार तय करेगी हम उस तरीके से तैयार। उन्होंने बताया कि अभी तक 423 के करीब सवाल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। आज सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और गंगा घाट बम बम बोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े दिखाई दिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भक्त सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूं और बस कभी अब से 20-25 साल पहले मुझे पता चला था कि जो माता सती थी यहाँ पे, उनके जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कभी हवन किया था और महादेव को नहीं बुलाया था, तो यहाँ पे माता सती हुई थी और उससे मतलब कि एक क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर महादेव उसे लिए घूमते रहे तीनों लोक में, जैसे कि वहाँ पे मूर्ति दिखाई गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं फिर दक्ष मंदिर पे खड़ा हूँ। ये महादेव की ससुराल कही जाती है। यहाँ पे माना जाता है कि सावन के पूरे माह 40 डेज भगवान शिव यहाँ पे विस्थापित रहते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। इनकी तो बहुत बड़ी मान्यता है, इनका तो दूर दूर तक प्रचार है बहुत ज्यादा। इस वजह से इन पर सभी भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, घूमने के लिए, और अब जल चढ़ाते हैं माता सती के लिए। माता सती मंदिर है यहाँ, दक्ष मंदिर है यहाँ। तो यहाँ करीबन ज्यादा 200 बार आ चुका हूँ। अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की और हमारी सरकार की, और बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े सभ्यता के साथ चढ़ा रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार पुलिस और कांवड़ियों के बीच विवाद चल रहे हैं। ताजा मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली को दूसरे मार्ग से भेजने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच में विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस ने शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर जमकर लाठियां भी चलाई। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से बिहारीगढ़, बुग्गावाला, रोशनाबाद के मार्ग से होते हुए हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ियों को पुलिस ने शिवालिक नगर चौक पर रोक लिया और उनको बहादुराबाद से हरिद्वार जाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर पुलिस और कांवड़ियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उधर लोहाघाट के दिगाली चौड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मां अखिल तारिणी मंदिर में क्षेत्रवासियों की तरफ से 9 अगस्त को भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों ने मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में भागवत कथा को लेकर बैठक की है। बैठक में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ने भागवत कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी विधायक ने दिया है। बैठक के दौरान विधायक ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया और मां का आशीर्वाद लिया। मैं यहाँ पर आया था तो हम ये जो नीचे मंदिर का नाम क्या कहते हैं, गणेश मंदिर से ऊपर को आए थे तो रास्ता बिल्कुल फिसलने वाला, बड़ी दिक्कत, और डोला वहीं से आता था तो डोला पीछे को जितने हमारे जवान लोग आगे को लाते थे थोड़ा सा फिसलन से पीछे जाता था। तो मेरा सौभाग्य रहा, माँ अखिल तारिणी ने उसमें भी मुझे आशीर्वाद दिया कि वो रास्ता बना, कंक्रीट रास्ता बना। और उसके बाद फिर जब विधायक का पद यहाँ की देवतुल्य जनता ने माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से मिला तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ के सम्मानित प्रधान जी लोग सब लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पानी की बात कही। तो माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू हुई है। इसके लिए माँ अखिल तारिणी इसी प्रकार हम पर कृपा करती रहे।
डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क से सटे मारखम ग्रांट क्षेत्र में आए दिन हाथी की दस्तक बढ़ती जा रही है। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला झबरावाला क्षेत्र का है, जहां हाथियों ने किसानों की गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि वो कई बार वन विभाग के कर्मचारियों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन कर्मचारी न जाने किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए किसानों ने आज किसान संगठन के साथ मिलकर नारेबाजी की। साथ ही झबरावाला वन चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। किसानों के साथ तो पहले से ही होता आया हमेशा ही, और किसान स्वयं में अपनी पहरेदारी करता भी है, लेकिन जो हाथी का सवाल है उसकी पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है किसान के लिए, क्योंकि किसान उसको फायर वगैरह नहीं कर सकता, वो नियमों से बंधा हुआ है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, जो कर्मचारी हैं सरकारी वो उसे हटाने के लिए फायर वगैरह कर सकते हैं। तो सरकार का जो कर्तव्य उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जो किसान नरेंद्र सिंह था, जिसके खेत में लगातार हाथियों ने नुकसान किया और सारे रात वहीं रहे, वो अकेला घूमता रहा, और फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे वो अपनी चौकी में बैठे रहे। उन्होंने बाहर निकल के इतना भी नहीं सोचा कि बाहर जाके फायर वगैरह, उनके पास सब साधन थे, उन्होंने बाहर निकल के हाथियों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। और बार बार होने के आज किसानों का जो एक बहुत बड़ा रोष था, किसान यूनियन भी शामिल हुई और संगठन भी सारे शामिल होकर आज उन्होंने आज अपनी मांग की है। जब तक इन नुकसान जो हो रहा नहीं हटाया गया तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 50 बीघा जमीन जोत रखी है। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल के किसान हैं, उन किसानों का लगातार 2 दिन से हाथी आ रहा है और वन विभाग को बराबर सूचित किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मूकदर्शक बने हुए हैं। वो जब उनको सूचना दी जाती है तो ना कि वो हाथियों को भगाना काम करते हैं, बल्कि वो मूकदर्शक बने ऊपर लिंटर से अपनी जो है फोटोग्राफी करते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, लगभग 15 से 20 बीघा जमीन ये बर्बाद हो चुकी किसानों के। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार या तो सरकार है या वन विभाग के जो हमारे पार्क के अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार है। हमारी ये डिमांड है कि इनको जो किसानों का जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए, और आइंदा जो भी नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से यहाँ बचाया जाए, हाथियों को आने से रोका जाए। वो अपनी फेंसिंग तार लगाएं या अपने किसी कर्मचारियों के यहाँ छोड़ा जाए, या जो भी व्यवस्था वो करे। हमें चाहते हैं किसानों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो और किसानों को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति बीघे का नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई करें। वहाँ पर खेत में मौके पर नहीं पहुँच पाए। इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, जिसका मुझे नाम मालूम नहीं है, कोई अपशब्द स्टाफ को कहे गए, जिससे स्टाफ में और किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। आज स्थानीय किसान यहाँ पर मेरे पास आए थे, मेरे द्वारा उनकी पूरी बात को सुना गया, खेतों में मौका निरीक्षण किया गया। हमारे स्टाफ बराबर यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, स्थानीय किसान भी रात में रखवाली करते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और पूरी तरह से एकदम हाथियों को वन क्षेत्र से बाहर आना प्रतिबंधित किया जाना असंभव कार्य है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।